सो हेलो गाइस, माई सेल्फ अक्ष गुप्ता। 17 को आई गेस हमारा इकोनॉमिक्स का एग्जाम है। टेंस होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक स्ट्रेटेजी वीडियो आ चुकी है टीजीपी सॉल्यूशंस के द्वारा, जिसमें क्या होएगा कि आपको मेजर पॉइंट्स की पॉइंट्स में लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको वेटेज, पेपर पैटर्न, हाउ टू राइट द आंसर्स, उसकी वेटेज के हिसाब से लेंथ क्या होनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट कैसा होना चाहिए और कैसे उसकी प्रेजेंटेशन रखनी है और किस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करनी है आपको एग्जाम्स तक, वो सब दिखाई जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी वीडियो में सबसे पहले इकोनॉमिक्स में 80 आउट ऑफ 80 लाना हमारा मिशन है। सबका मिशन होना चाहिए, टारगेट हमेशा बड़ा रखना है ताकि हम मार्क्स अच्छा स्कोर कर पाए। ओके, तो पहला पॉइंट हमारा आ जाता है वेटेज, किस हिसाब की हमारी वेटेज होनी चाहिए। ठीक है, जो एग्जाम्स की वेटेज होती है, पेपर पैटर्न कैसा होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा। एंड एक सैम्पल पेपर भी मैंने रखा है प्रिपेयर करके, जिसमें आपको पता आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चंस किस हिसाब से आते हैं और किस हिसाब से आपको आंसर राइटिंग करनी है, किस हिसाब की लेंथ होनी चाहिए, क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करना है, फैक्चुअल पॉइंट्स जितने आप रख सकते हो उतने रखने हैं, वो सब आपको मैं बताऊंगा। और किस हिसाब के आपको एग्जाम्स तक आज से लेके अभी से लेके आपको टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करनी है ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर हो जाए और 80 ऑफ 80 का मिशन हमारा फुलफिल हो जाए। तो लेट्स गो। तो पहली चीज आती है वेटेज, किस हिसाब की आपकी वेटेज होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो 80 मार्क्स का आपको फुल पेपर होगा, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, सो ये शायद से मिसप्रिंट हो गया है, ये 40 मार्क्स होगा और ये भी 40 मार्क्स होगा। 40 मार्क्स के आपके दो पार्ट्स आते हैं, पार्ट ए एंड बी, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास 6 चैप्टर्स होंगे, जिसमें से मैक्सिमम वेटेज आती है जो कि पूरी 40 मार्क्स की होती है। ठीक है, तो जिसमें से जो मेजर चैप्टर्स हैं जो ज्यादा वेटेज कवर करते हैं, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई 12 मार्क्स का होता है, नेशनल इनकम 10 मार्क्स, मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स की होती है, गवर्नमेंट बजट 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट 3 मार्क्स के आते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट इसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो मेजर सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन तीन चार चैप्टर्स में से आते हैं, जो कि आप लगा लो कि 34 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मेजर 4 चैप्टर्स में से आ जाते हैं। तो अगर आप ये चार भी प्रिपेयर कर लिए तो आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक की बात होगी तो अब चलते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आपके जो चैप्टर्स हैं जहाँ से मैक्सिमम वेटेज आती है, वो इंडियन इकोनॉमी 1990 वाला एंड लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन के एलपीजी भी कहते हैं, जो कि 11 मार्क्स के आता है। एंड कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। रूरल डेवलपमेंट 7 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाता है। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन्फॉर्मेशन अदर इश्यूज जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। इंडियन इकोनॉमी एंड द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे भी अगर आप जो मेजर चैप्टर्स है जहाँ से ज्यादा मैक्सिमम वेटेज कवर होती है वो आप कर लें तो आपके गुड स्कोर करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। बट हमारा मिशन 80 आउट ऑफ 80 है, तो हमको हर एक चैप्टर प्रिपेयर करना है। ये एक आपके लिए एक स्ट्रेटेजी वीडियो है जिसमें आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप अभी से स्टार्ट करें और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात आ जाती है पेपर पैटर्न की, कि पेपर का पैटर्न किस हिसाब का होता है। मैंने क्लास में सैंपल पेपर भी प्रिपेयर किया, पहले आप पेपर पैटर्न समझ ले किस हिसाब से आते हैं। ठीक है, तो दो पार्ट होते हैं, 40 मार्क्स ईच सेक्शन होती है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें 17 क्वेश्चंस ईच आते हैं। फर्स्ट से 10 क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, यानी पहले 10 क्वेश्चन वो 1 मार्क्स ईच होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव्स, असर्शन, रीजनिंग एंड मल्टीपल चॉइस होगी, जो बहुत बेसिक से होते हैं, आप कर सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से बेसिक से टीजीपी सॉल्यूशन के साथ जुड़े हैं तो आप इजीली वो कर सकते हैं। सेकंड 11th और 12th क्वेश्चन जो हमारा आता है वो 3 मार्क्स ईच का आता है, जिसमें ट्रू फॉल्स रीजंस के साथ, जिसमें आपको लेंथ भी लिखनी है अच्छी खासी और ब्रीफली डिस्क्राइब करना है कि आपको आप जो लिख रहे हैं वो वेदर ट्रू है या फॉल्स है और क्यों है। डेरिवेशंस ऑफ टर्म्स आ जाती हैं कि आपको टर्म दे देंगे और उसको डेराइव कर दो। ठीक है, जो 3 मार्क्स ईच होगा। 11th एंड 11वां क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का होगा, 12th क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का होगा। फिर 13, 14 एंड 15 क्वेश्चन होगा, 4 मार्क्स ईच होगा, जिसमें डिफरेंसेस डिस्टिंग्विश आ जाएंगे आपको क्वेश्चन, डेफिनेशंस आ जाएंगी इंटरनल चॉइस के साथ। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, 16 to 17 क्वेश्चन हमारा 6 मार्क्स ईच का आता है, जिसमें डेरिवेटिव आंसर्स इंटरनल चॉइस हमारी होती है।
बीच में होते हैं दो क्वेश्चन जो सबसे मैक्सिमम वेटेज कवर करते हैं, वो ये दो सेक्शन 13, 14, 15, 16, 17, ये 5 क्वेश्चन हैं जो 10 मार्क्स के होते हैं। तो आपको क्या करना है, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे उसके हिसाब से लेंथ कितनी लिखी है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। ये बस आपको एक तरह की एक ब्लूप्रिंट है कि पेपर पैटर्न होगा कैसे, ठीक है। हैंड राइटिंग और उसकी लेंथ किस होनी चाहिए, सेकंड थोड़ा क्लियर 10 मिनट। एक सेकंड वेट करना। सो आंसर राइटिंग और उसकी लेंथ किस हिसाब की होनी चाहिए, तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको स्टार्ट किस हिसाब से करना है, ठीक है। जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आपको इतना इसकी वेटेज कितनी है पर इसको लिखना किस हिसाब से। तो फर्स्टली आपको क्या करना है, अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, फ्लो चार्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको स्टार्ट करना है उसका डिस्क्राइब, जैसे कि आपको आगे मेन की रेशियो इतनी, वुमेन की रेशियो कितनी है, तो आपको उस डेटा की यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से। वो आपको अपनी सेंस यूज करनी है कि आपको किस हिसाब से यूटिलाइज करना है और उसे यूज करके देना है, ठीक है। मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो मैं यही करता था, ओके। तो उसके बाद आपको ये रखना है कि आपको आंसर्स तो आप लिख रहे हैं, पर जब वेटेज ज्यादा है, जब कम है तो आप तो टू द पॉइंट कर देंगे, लेकिन जब वेटेज ज्यादा है तो आपको टू द पॉइंट तो लिखना ही है, लेकिन क्या करना है, आपको आंसर्स होल्ड करना सीखना है। जब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आंसर्स को होल्ड करना आ जाएगा कि इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसे देना है और कंक्लूजरी पार्ट कैसे देना है और वेटेज कैसे बढ़ानी है, ठीक है। ऑलवेज ट्राई टू प्रेजेंट द आंसर एट एटमोस्ट और एन एवरेज लेवल, ठीक है। कि प्रेजेंटेशन एक लेवल की होनी ही चाहिए, जैसे कि आपने कोई हेडिंग बना दी, ठीक है, आपने राइटिंग अच्छी रखी, आपने एक आंसर के बाद लाइन छोड़ना सीखे, तो ये जो मेजर बेसिक की पॉइंट्स हैं जो प्रेजेंटेशन में होनी चाहिए, जो एक एग्जामिनर जब चेक करता है तो उसे अच्छा लगता है और वो मार्क्स दे देता है। तो ये बातें ध्यान में रखनी है। और हेडिंग शुड बी देयर एंड ऑथर डेफिनेशन ऑफ हेडिंग शुड बी देयर। जैसे क्या होता है ना कि मेजर टर्म्स जितने भी आते हैं इकोनॉमिक्स की, जैसे कि मैंने देखी थी इकोनॉमिक्स में कोई भी बेसिक टर्म ले लो, जिसमें बिजनेस की एग्जांपल देता हूँ आपको, प्लानिंग। तो प्लानिंग की जैसे कोई भी होगी, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट, उसके हिसाब से आपको एक ऑथर डेफिनेशन देनी होती है हर एक ऑथर की, ठीक है। ये हो गया। जैसे क्या होता है कि अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। दूसरा आ गया कि नो जनरल आंसर्स बट फैक्चुअल पॉइंट शुड बी देयर। जनरल आंसर्स नहीं होने चाहिए, फैक्चुअल पॉइंट्स का आपको इस्तेमाल करना है जो वहाँ पे होने चाहिए। मैक्सिमम आप जनरल आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर को लगता है कि वो अभी के अभी बना रहे हैं, लेकिन अगर आप फैक्चुअल पॉइंट यूज करोगे और बुकिश पॉइंट लिखोगे तो ऐसा अच्छा प्रेजेंटेशन उस पर पड़ती है, ठीक है। यूटिलाइज डेटा फ्रॉम पैराग्राफ ऑफ इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान टू गिव डेरिवेटिव आंसर। ये जो चैप्टर है ना इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ्स आते हैं, तो आपको पैराग्राफ को एनालाइज करना, जल्दी पढ़ लेना या फिर क्वेश्चंस पहले पढ़ लो उसके बाद आप पैराग्राफ रीड करो, वो आपको देखना है कि आपको किस हिसाब से करना है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है और आप इसको पैराग्राफ को अच्छे से एनालाइज करके डेटा को यूज करके कर लेना, ठीक है। और आंसर डेरिवेटिव में भी लिखना। आगे आता है क्वालिटी कंटेंट विद प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये तो हमने देख लिया कि वेटेज कैसी होती है, पैटर्न कैसा होता है और हमें लिखना कैसे है। हमें क्या लिखना है, देखो क्वेश्चंस आते हैं जो 1 मार्क्स के हिसाब से, 3 मार्क्स के हिसाब से एंड 4 मार्क्स, ठीक है। तो जनरल आंसर्स हम ना लिखे ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होता है ना, एक सेकेंड, ठीक है। तो जनरल आंसर्स हम ना लिखे ना तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि क्या होता है ना कि फैक्चुअल पॉइंट्स का यूज ज्यादा हो तो एग्जामिनर अच्छा समझता है कि हाँ बुकिश नॉलेज से ज्यादा है, लेकिन जनरल आंसर यूज करके ना हम उसे ये दिखाते हैं कि हम अपने से बना रहे हैं और हमें फैक्चुअल पॉइंट्स की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। तो फैक्चुअल पॉइंट जितना हो सके उतना यूज करना है, ठीक है। सो अब आ जाता है यूटिलाइज डेटा फ्रॉम पैराग्राफ फ्रॉम इंडिया चाइना पाकिस्तान टू गिव डेरिवेटिव आंसर्स। तो ये समझ लो आप कि ना, अगर एक सेकेंड, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना तो ये जो चैप्टर है ना इंडिया चाइना एंड पाकिस्तान, इसे समझ लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से पैराग्राफ्स आते हैं। अगर आपको पैराग्राफ एनालाइज करना आता है और आप उसके आंसर्स दे दोगे, 3 से 4 क्वेश्चन इसी पे आएंगे कि वहाँ पे पैराग्राफ दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इसके क्वेश्चन है या आप यहाँ से सॉल्व करो, तो आप पे पैराग्राफ एनालाइज करना है और उसके बाद उसके आंसर्स देने हैं, तब आप पे आप उसको किस हिसाब से करेंगे, ठीक है। ये आपने ये भी करना है, ओके सॉरी। फिर आ जाता है हमारे पास अगला क्वालिटी कंटेंट विद प्रेजेंटेशन। इसमें क्या है ना
कि आपको लिखना क्या है। क्वालिटी कंटेंट वहाँ पे होना चाहिए ओवर क्वांटिटी कंटेंट, और प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, क्योंकि 4 मार्क्स के 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप सिर्फ कुछ भी नहीं लिख सकते ना, कंटेंट हमेशा क्वालिटी का होना चाहिए। तो उसके में क्या करना है आपको, जैसे डिस्टिंग्विश के क्वेश्चन आते हैं जैसे डिफरेंस वगैरह के, तो उसमें बेसिस यूज करना है। बेसिस कैसे बनता है ना, रुको मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। बेसिस कैसे बनता है ना, जैसे कि समझ लो आप, ये आपने ऐसे बनाया, ऐसे करके आप बना रहे हो, इसमें क्या करते हो आप, सिंपल ऐसे करते हो, 2 कॉलम बनाते हो, यहाँ पे कुछ लिखते हो, यहाँ कुछ लिखते हो, और यहाँ पे शुरू हो जाते हो। आपको ऐसा नहीं करना है। व्हाट यू हैव टू डू ना, सबसे पहले आपने एक सिंपल ऐसे बनाया, और यहाँ पे ना 3 कॉलम्स बना लो, 1 2 और 3। तो क्या होता है, यहाँ पे आपने बेसिस लिखना है, और सपोज यहाँ पे आपने प्लानिंग लिखा या ऑर्गेनाइजिंग लिखा, तो यहाँ पे आपने बेसिस में पहला लिखा मीनिंग, फिर प्लानिंग की डेफिनेशन, उसकी डेफिनेशन, फिर आपने यहाँ पे इंपॉर्टेंस लिखी दोनों की, ऐसे करके लिखना है। इससे क्या होता है, लेंथ मिलती है और मटेरियल भी क्वालिटी वाइज अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये बेटर लगता है अगर आप ऐसा करें तो। फिर आ जाता है हाईलाइट ऑल द इम्पोर्टेंट हेडिंग्स। ठीक है, क्या मतलब है इसका, कि जैसे कि आप कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, कोई भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि हो गया कि ये समझ लो एक क्वेश्चन है, और ये हमने एक हेडिंग लिख दी, तो इसको अच्छे से हाईलाइट करके दिखाना है कि हाँ, ये ब्रीफली दिखाना है, हाँ हेडिंग्स हैं और अच्छे से बना रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, प्रिपेयर फ्लो चार्ट्स, है ना, प्रिपेयर फ्लो चार्ट टू शोकेस लेंथ एंड क्वालिटी मटेरियल। कोई भी क्वेश्चन आता है जैसे 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का, तो आपको उसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में दिखाना है कि आप ऊपर क्वेश्चन करेंगे। सपोज प्लानिंग ही आ जाता है, चलो प्लानिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लानिंग आ गया, आपने उससे लिखनी, डेफिनेशन लिखनी, इंट्रोडक्टरी पार्ट देना, उसका फ्लो चार्ट बनाना है, उसके बाद फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करना, और उसके बाद उसका कंक्लूजरी पार्ट देना है। ठीक है, ये क्या होता है ना, इम्प्रेस करता है एक तरह से एग्जामिनर को। फिर क्या, जनरल आंसर शुड बी अवॉइडेड एंड फैक्चुअल पॉइंट शुड बी, अगेन जनरल आंसर्स को अवॉइड करना, और फैक्चुअल पॉइंट जितना दे सकता है उतना दे देना। कंक्लूजन पार्ट मस्ट भी देना, पर कंक्लूजन आपको देना ही देना है, चाहे जो मर्जी हो। फिर क्या आता है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तो समझ लो 17 को है ना एग्जाम हमारा, और अभी से अगर आप करें तो व्हाट यू हैव टू डू, कि अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो ये चैप्टर्स है ना जो, तो मैं भी कहता हूँ ये चैप्टर्स, इन चैप्टर्स पे अच्छा ध्यान दे दोगे ना तो हो जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर्स क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स ही हमेशा आते हैं लगातार एग्जाम्स में। ठीक है, इन चैप्टर्स पे ध्यान देना, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज इन्हीं की। और फिर क्या कहता है, नो नीड टू लर्न न्यू थिंग्स, जस्ट रिवाइज प्रीवियसली लर्न एंड प्रैक्टिस। जो हमें पहले लर्न किया उसको रिवाइज करते हैं, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइंड वॉश ही होएगा फिर एक तरह से। हो तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर आंसर राइटिंग। ठीक है, क्या करना है कि आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो, लिखने की आदत डालो, क्योंकि वहाँ पे लिखना है हमें। जितने भी घंटे पेपर में, मैक्सिमम 3 घंटे का होता है मेरे ख्याल से, तो वहाँ पे बैठना बहुत मुश्किल है। आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। याद करो आपने लास्ट कब की थी, याद भी नहीं होगा आपको, सिर्फ स्कूल्स में करते हैं हम। फिर क्या, प्राइमरी लर्न ऑल इंपॉर्टेंट हेडिंग्स। तो इसमें क्या करना है कि हेडिंग्स जो होती है ना क्वेश्चंस की, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया उसकी इंपॉर्टेंस है, तो उसकी हेडिंग्स जो है ना वो प्राइमरली याद करके जाना। तो एट लास्ट एक सैम्पल पेपर है जो मैंने प्रिपेयर किया आप सबके लिए, जिसमें फॉर्मेट, पैटर्न, क्या वेटेज है, सब कुछ मैंने जो आपको ऊपर दिखाई है वो आपको दिख जाएगी। तो सेम वही है, पार्ट ए और पार्ट बी होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडियन इकोनॉमिक्स का। इसमें क्वेश्चन 1 to 10 होंगे, 1 मार्क का। क्वेश्चन लेवल 12 जो होगा 3-3 मार्क्स के होंगे, 13-15 सेम 4-4 मार्क्स के होंगे, और 16-17 13 से 15 4 मार्क्स के होंगे, 16 से 17 6 मार्क्स के होंगे। ठीक है, वर्ड लिमिट आपको दे दी है, तो 100 से 150 वर्ड समझ रहे हो आप कितना लिखना पड़ता है। दैट्स वाई वो पैटर्न मैंने आपको बताया जो आपको फॉलो करना है। तो मैं इसके आंसर्स नहीं आपको बता रहा अभी, वो आपको खुद पता है, और अगर आपको सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो मुझे बता देना। सो व्हाट यू हैव टू डू ना, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, दूसरा भी ऑब्जेक्टिव, तीसरा भी ऑब्जेक्टिव, चौथा असर्शन रीजनिंग है। असर्शन रीजनिंग में ना, असर्शन आपने ध्यान से रीड करनी है जो भी है, और रीजनिंग को ना एनालाइज करना है अच्छे से कि किस किस से मैच करता है। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती, बेसिक लेवल की असर्शन रीजनिंग आती है, या आप बस अभी तक 12th के एग्जाम में दे रहे हैं तो बेसिक लेवल की असर्शन रीजनिंग आती है, जिसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो। मैथ्स तो करेक्ट पे सिंपल है, कोई भी बेसिक का बच्चा भी कर लेगा, बहुत इजी आते हैं, हो जाते हैं, नो वरीज।
फिर इसके मैं बात कर रहा था, ये पैसेजेस आते हैं, पैराग्राफ, सॉरी ये पैराग्राफ आता है, इसको ध्यान से करना क्योंकि यही मार्क्स, अच्छा मार्क्स बना देता है, क्योंकि समझ लो एक तरह का आंसर ही दे दिया हमको। ये पैराग्राफ दे देंगे और बोलेंगे सॉल्व कर दो ये आगे के 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पढ़ लेना और उसके बाद पहले 10 क्वेश्चन तो 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे जो बच्चा आराम से कर लेगा। उसके बाद 3-3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, ये 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं जिसमें इंटरनल चॉइस भी दी हुई है आपको, ठीक है। इंटरनल चॉइस दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, इस पर डिपेंड मत होना पूरी तरह से कि हाँ मुझे इंटरनल चॉइस मिलेगी तो मैं कर लूंगा। कभी दे भी सकते हैं, कभी नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो ये भी हो गया। और पैटर्न तो मैंने आपको बता दिया, 3 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है। तो उसमें वर्ड लिमिट कितनी दी है, 3 नंबर के क्वेश्चन में वर्ड लिमिट आपको दी है 60 to 80 वर्ड्स। तो 60 to 80 वर्ड्स आई गेस एक पेज में नहीं होता, आपकी जो शीट मिलती है वहां पे। तो सिंपल है, जो आता है फैक्चुअल पॉइंट्स के साथ लिखते जाना है, एक पेज बहुत इजीली भर जाता है। और क्वालिटी कंटेंट लिखना, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपका 13th आई गेस, हाँ 13 14 क्वेश्चन है एंड 15 भी, 13 14 15 3 क्वेश्चन है। और मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा है ना टेबल के, तो हमेशा ये अटेम्प्ट करना है क्योंकि ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और एग्जामिनर अटेम्प्ट करने के मार्क्स ज़्यादा देता है, ठीक है। ये आप करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और एज कम्पेयर टू अब जो डिस्टिंग्विश भी अच्छा क्वेश्चन आया है, डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं बेसिस बना के, लेकिन मैक्सिमम अगर आपको कोई और क्वेश्चन है और साथ में ये है तो आप यही अटेम्प्ट करना, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है। डिफाइन एक्सटर्नलिटीज व्हाट इज इम्पैक्ट, जो भी क्वेश्चन है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए वर्ड लिमिट दी है 4 नंबर के 80 to 100 वर्ड्स, 1.5 पेज, 1.5 पेज अगर आप भर दें तो इनफ होगा। पर भरना नहीं है, सिर्फ अच्छा लिखना है, ये नहीं है कि आप भरें तो उसका भी 0 नंबर मिल सकता है अगर आपने गलत लिखा, ठीक है। देन 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको मैंने समझा दिया। देन 16 एंड 17 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें क्या करना आता है, वर्ड लिमिट अच्छी खासी है, कितनी वर्ड लिमिट है, 100 से 150 वर्ड्स है, ठीक है। 2 and 2.5 इनफ होते हैं, इजीली हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो पार्ट बी जो है ना, पार्ट ए के बिल्कुल सिमिलर है, सेम पहले 10 क्वेश्चन 18 से लेके लास्ट तक सारे वही होंगे, यहाँ तक सारे वही हैं, एक नंबर के क्वेश्चन, बीच में सेशन रीजनिंग का होगा, बीच में मैथ्स का होगा, जो कि बेसिक होता ही है, ठीक है। देन उसके बाद 4 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे सेम, जो मैं वर्ड लिमिट भी बता दिया आपको, कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी बता दिया, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी आपको दे दी है। देन उसके बाद 6 मार्क्स के 2 लॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इसमें भी कैसे अटेम्प्ट करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया। तो दैट्स द स्ट्रेटेजी वीडियो ऑफ माइन। आई होप आपको हेल्प की होगी, नहीं भी की होगी तो 1-2 बार और देखें, अच्छे से बता दिया मैंने सब कुछ, एक बार दोबारा देख लीजिए। स्ट्रेटेजी वीडियो के मेजर पॉइंट्स हैं, ये इसकी वेटेज, कौन से चैप्टर की कितनी वेटेज आती है, मेनली मैंने आपको बता दी, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लेना ये वाले इसमें भी, ठीक है। और पेपर पैटर्न मैंने आपको बता दिया, 40-40 मार्क्स के दोनों पैटर्न, पहले 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर का, 11-12 3-3 नंबर के, और 13-14 15 4 नंबर के, और 16-17 6 नंबर के। आंसर राइटिंग लेंथ के ये पॉइंट्स एक बार दोबारा से रीड कर लेना, बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम, मैंने भी इसे फॉलो किया था और मेरे अच्छे मार्क्स आए थे। मैं आपको बता दूं अपने 12th के मार्क्स, सो मेरे ऑल ओवर 98.8% थे 12th में। जम्मू कश्मीर बोर्ड से मैंने 12th की अपनी, फिलहाल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूँ, नॉर्थ कैंपस में रामदास कॉलेज में, सीवीटी भी दिया था मैंने। सो मैं इसे बता नहीं रहा, बट ये है कि मुझे हेल्प किया था ये, तो आपको भी हेल्प कर सकते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है। तो दैट्स फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।